हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 8th करने वाले हैं साइकोलॉजी का, विच इज़ थिंकिंग, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। दो पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। और इसमें हमने पहले स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थिंकिंग होती क्या है। व्हाट इज़ थिंकिंग? थिंकिंग का मतलब आप नॉर्मली जो सोचते हो वो थिंकिंग है, सोचना ही थिंकिंग है। तो जो भी काम आप अपनी लाइफ में करते हो अपने ब्रेन को यूज़ करके, वो सारा आप थिंकिंग से ही तो करते हो। बिना सोचे समझे कोई काम हो सकता है? जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं उन्हें मूर्ख कहते हैं। तो हर काम जो आप करते हो वो सोच समझ के करते हो। वो जो आप सोचते हो, जो आपकी मेंटल प्रोसेसेस जितनी भी इन्वॉल्व हो रही हैं आपके किसी भी एक्टिविटी को करने में, वो थिंकिंग के अंदर आती है। अब ये सोचते समझते आप कैसे हो कि कोई भी सिचुएशन जो होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, आप उसको एनालाइज करते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से पहले देखते हो। जो भी मैटर होता है, जो सिचुएशन है, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, या क्या भी कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप पहले अच्छे से समझते हो, सोचते हो। और ये सारी मेंटल प्रोसेसेस थिंकिंग के अंदर आती हैं। अब ये हम कैसे अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, ये सब क्या है? ये सारे वो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो हमें जिनमें हम क्या करते हैं, थिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली तो लाइफ के हर स्टेज पे हम थिंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। हम सुबह उठ रहे हैं, मान लो ऑफिस जाना है मुझे, तो मैं सुबह उठूंगी, सबसे पहले मैं फ्रेश व्रेश होकर नहा धो के सबसे पहले मैं सोचूंगी क्या मुझे आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर मैं सोचूंगी आज नाश्ता क्या करूँ मैं, ठीक है। फिर मैं जाऊँगी, फिर मैं सोचूंगी कि मैं ऑफिस कैसे जाऊँ, मैं 2 व्हीलर से जाऊँ, 4 व्हीलर से जाऊँ, या मैं कैब कर लूँ, ठीक है। मान लो अब बाहर बारिश हो रही है तो मैं फिर सोचूंगी कि जाऊं भी या नहीं जाऊं, छुट्टी ले लूं, वर्क फ्रॉम होम कर लूं। तो लाइफ में हर नॉर्मल जो एक सिचुएशन होती है उसमें भी आप थिंकिंग की प्रोसेस ही यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ऐसे हैं डेली लाइफ में जो हम थिंकिंग के थ्रू करते हैं। और थिंकिंग क्या है? इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर, मतलब आपके बिहेवियर से दिख सकता है। जैसे आपके एक्शंस भी, कभी कभी आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि जिससे पता चल जाए कि आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है। लोग कुछ, कोई मान लो कोई बहुत स्ट्रेस्ड है या किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, तो वो सोच ही रहा होगा ना उस वक्त पे, उस सिचुएशन के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में जिसमें वो फंसा हुआ है। तो आप समझ जाते हो कि यार, आप सबसे पहले सवाल ये पूछोगे कि क्या सोच रहे हो या किस सोच में गुम हो। तो हमारे ओवर्ट बिहेवियर से, ओवर्ट मतलब जो हमारा बाहर दिखने वाला, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, जो देखा जा सकता है, वैसा बिहेवियर, उससे पता चल जाता है कि हम कुछ सोच रहे हैं या वी आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग समथिंग, ठीक है। थिंकिंग इज मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल डायरेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? आप कुछ सोच रहे हो तो आप बेमतलब तो सोच नहीं रहे हो। वो उसे वो अलग ही फील्ड है थिंकिंग की, जो हम लोग बेमतलब रात में सोचते हैं सोने से पहले, दैट इज ओवर थिंकिंग। वो एक अलग ही फील्ड है। बट नॉर्मली आप क्यों सोचते हो किसी चीज़ के बारे में? वेन यू हैव टू अचीव समथिंग, या आपको कुछ गोल अचीव करना है, कोई काम करना है, तभी आप सोचते हो। अब मैं फालतू तो सोचूंगी नहीं कि मुझे क्या कपड़े पहने, मुझे कपड़े पहन के ऑफिस जाना है, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि क्या कपड़े पहनूं। या वेकेशंस में मुझे घूमने का मन है, तो मुझे घूमने का मन है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे जाना कहाँ है घूमने के लिए। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सी जगह पे जाऊँ, कौन सी जगह ज़्यादा अच्छी है। तो कोई भी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, कुछ भी आप जो सोचते हो, वो कोई गोल डायरेक्टेड होता है। यानी कुछ काम, कुछ आपको अचीव करना है, कोई चीज़, कोई काम आपको करना है जिसके लिए आप सोच रहे हो। तो दिस इज़ वॉट थिंकिंग इज़। थिंकिंग इज़ सोचना। नाउ मेंटल इमेज। मेंटल इमेज क्या होती है? जब आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आप एसएसटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सोशल साइंस का, उसमें क्या होते हैं, मैप्स आते हैं, हिस्ट्री के मैप्स आते हैं, ज्योग्राफी के मैप्स आते हैं। तो हमें ना कुछ प्लेसेस जो है वो याद रखनी रहती हैं मैप में। मैप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें मार्क करना रहता है एग्जाम में इंडिया के मैप पे कि वो कहाँ पर है। कोई पर्टिकुलर रिवर हो सकती है, कोई एरिया हो सकता है, ठीक है। स्टेट्स होते हैं, हमने याद करे होते हैं कि इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किस शेप में, कौन सा पार्ट, कौन सा है रीजन। तो ये सारी चीज़ें याद करने के लिए क्या करते हो, जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो आप आंखें बंद करते हैं ना, तो आपके आंखों के सामने एक इमेज सी बनने लगती है कि जो आपने बुक में मैप की फ़ोटो देख रखी थी, जहाँ पर आपने मार्क कर रखा था सारी प्लेसेस, सारी रीजन्स, वो आपके दिमाग में एक इमेज आती है एंड देन यू आर एबल टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल इमेज कहते हैं। यानी हमने अपने दिमाग में एक जो मेंटल विजुअलाइजेशन बना रखी है किसी भी इंफॉर्मेशन की, उसे हम मेंटल इमेज कहते हैं। जब आपको रास्ते याद रखने रहते हैं, या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप मेंटली जो है वो एक फ़ोटो लेकर के याद करते हो। जैसे आपको कैसे पता है, आपको कोई भी शेप देखकर दैट इट इज़ एन एप्पल, बिकॉज यू हैव एन इमेज इन योर माइंड कि एप्पल ऐसा दिखता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में, एंड दैट इज़ नोन एज द मेंटल इमेज, ठीक है। अब जैसे मेरे को पूछा जाएगा
कि किसी पर्टिकुलर, मान लो कोई फंक्शन है एंड आई एम आस्क्ड कि मेरे को क्या ड्रेस पहननी है, तो उस ड्रेस का मेरे दिमाग में ना एक पहले से फ़ोटो बना हुआ है, अब मैं वो बताऊंगी तब। या जैसे कभी पुलिस कोई केस होता है तो किसी अगर ह्यूमन ने कि उस जो कल्प्रिट है या जो क्रिमिनल है उसको देख रखा है, तो वहाँ पर स्केचिंग करवाते हैं। तो कैसे स्केचिंग करवाते हैं, उसने देखा हुआ है तो वो अपनी मेंटल इमेज में, मतलब दिमाग में जो उसकी इमेज बनी हुई है ना, जो विजुअलाइजेशन है उस क्रिमिनल की, उसको बताता रहता है एंड देन जो आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, स्केच ड्रॉ करता रहता है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल इमेज। तो मेंटल इमेज सिर्फ क्या है, एक मेंटल, एक ब्रेन में आपके एक फोटो बनी हुई है किसी भी चीज़ की, कोई भी एक्सपीरियंस आपका जो रहा है उसके बारे में जो आपकी एक विजुअलाइजेशन बनी हुई है माइंड में, दैट इज नोन एज मेंटल इमेज। नाउ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है, कैटेगरीज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को जब हम देखेंगे तो हम सोचेंगे ना कि ये क्या है, तो हम कैसे समझेंगे। जैसे एप्पल का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो आपको क्या पता, सबसे पहले तो एप्पल एक फ्रूट होता है, हमें ये पता है, तो वो फ्रूट की कैटेगरी में आएगा। अब वो कैसा फ्रूट होता है, स्वीट होता है, सार होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा कोई डॉग है, तो सबसे पहले मुझे क्या पता चलेगा कि ये एक एनिमल है, उसके अंदर एक कैटेगरी होती है, एनिमल्स के अंदर भी क्या कैटेगरीज होती हैं कि कौन सा एनिमल है, तो मेरे को पता चलेगा कि ये डॉग है। फिर डॉग के अंदर भी क्या है, बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, तो वो अलग कैटेगरीज हैं, तो मैं देखूंगी कि ये कौन सी स्पीशीज़ का डॉग है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई होती हैं जिन्हें हम हमारे माइंड में सेव रखते हैं, जिसके बेसिस पर हम हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम जज करते हैं कि वो क्या है। तो हम बहुत सारे क्लासेस में जो है वो ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज़ को, इवेंट्स को डिवाइड करके रखते हैं, और जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी लोग, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो है क्या करते, कैरी करते हैं। जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, या मेल्स और फीमेल्स का हमने दो ग्रुप हमने बना रखे हैं, तो इनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसके बेसिस पर हमने उसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो मेल्स, एक ग्रुप में सारे मेल्स हैं, एक ग्रुप में सारे फीमेल्स हैं, इसलिए ये दो ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके कॉमन प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं। अब ये टाइप कैसे होते हैं कॉन्सेप्ट के, सुपर ऑर्डिनेट। सुपर ऑर्डिनेट मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले आप देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि ये कोई जानवर है, ये तो हाईएस्ट लेवल की बात है ना, कि ये कोई जानवर है, सिंपल है। बेसिक लेवल में क्या आता है, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो कैटेगरीज आती हैं वो जो है बेसिक के अंदर आती हैं, जैसे डॉग, कैट। हमने सबसे हाई लेवल पे क्या, सबसे हाई लेवल क्या है, सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है, एनिमल की, उसमें बहुत सारी एनिमल्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैटेगरीज आ सकती हैं। उससे छोटी कैटेगरी कौन सी होती है, डॉग्स या कैट्स, या जो भी पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, दैट इज़ बेसिक। और बेसिक के अंदर भी जो बहुत सारी और कैटेगरीज आती हैं, जो स्मॉलर यूनिट्स आती हैं, उन्हें हम सब ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसके अंदर जो थर्ड डिग्री ऑफ कैटेगरीज हैं वो आती हैं, जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं स्पीशीज़ ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। और जनरली क्या होता है, आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देख के जो सबसे पहले जो चीज़ आप के दिमाग में आती है, वो बेसिक लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को जज करते हो तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जज करते हो। आप एनिमल देखते हो तो आप पहले ये नहीं देखते कि वो जानवर है या इंसान है, ये नहीं, आप ये नहीं बोलते कि ये एक जानवर है, या आप ये भी नहीं बोलते कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, आप बस देखते हो कि डॉग है ये। ठीक है, ये पेंसिल है, ये पेन है, बात खत्म। ब्लू पेन है, रेड पेन है, डॉट पेन है, जेल पेन है, ये ऐसे नहीं बताते ये डॉट पेन है, ये जेल पेन है। तो एक जो नॉर्मल, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पे ज़्यादातर हम जो है नॉर्मली जज करते हैं चीज़ों को। नाउ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, जैसे मेरे स्कूल में क्या होता था, ग्रेडिंग सिस्टम था एग्जाम्स में, और 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट से एग्जाम होते थे। तो अगर मुझे A1 ग्रेडर होना है, अगर मुझे A1 ग्रेड चाहिए, तो मुझे हर सब्जेक्ट में 100 में से 92 अबव मार्क्स आने चाहिए। जो 92 मार्क्स था, ये क्या था, स्टैंडर्ड था। अगर मेरे 92 मार्क्स होंगे उससे ऊपर, तभी मैं A1 ग्रेड कहला सकती हूँ, वरना मैं A1 ग्रेडर नहीं कहला सकती। तो जो 92 मार्क्स एक स्टैंडर्ड सेट है ना, दैट इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ A1 ग्रेडर्स। A1 ग्रेडर्स लोग कैसे दिखते हैं, जिनके 92 से अबव मार्क्स होते हैं। तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स में, चीज़ों में भी क्या होता है, एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ चीज़ होती है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, बहुत सारे 19 तरीके के आपको शेप्स दिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। इसमें से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सबसे प्रॉपर जो एक रेलेवेंट जो एक पिक्चर आपको लग रही है एक कप की, जिसमें आप चाय पीते हैं, वो कप की, तो आपको कौन सा लग रहा है कि जो सबसे प्रॉपर एक नॉर्मल कप होता है। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या जवाब दिया, फिफ्थ को बोला कि इट इज़ द स्टैंडर्ड, जो एक रिप्रेजेंटेटिव है कप की ग्रुप का, वो हम कहते हैं कि फिफ्थ जो शेप है ऐसा होता है कप। और कुछ लोगों ने तो क्या कहा कि नाइन्थ जो है वो एक वाज है,
क्योंकि ज़्यादातर वास क्या होते हैं, ऐसे लंबे से होते हैं, ठीक है, इसी शेप में होते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक सेट स्टैंडर्ड है, अगर वो वैसा नहीं होगा तो वो क्यों ही मतलब उसे आप ऐसा मतलब कहोगे। अब हर चीज़ का ना, जैसे अब टी शर्ट्स हैं, अब टी शर्ट्स को आप शर्ट जैसा बना दोगे तो वो टी शर्ट क्यों ही रह जाएगी। उसको टी शर्ट होने के लिए भी तो उसके कुछ गुण होंगे, किसी कपड़े को शर्ट होने के लिए भी तो कुछ गुण होंगे। जीन्स को जीन्स कहते हैं, ठीक है, स्कर्ट को स्कर्ट कहते हैं। तो ऐसे हर एक कैटेगरी का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, एपिटोम होता है उस ग्रुप के, उस कैटेगरी का, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ अ कैटेगरी, और जो मोस्ट टिपिकल आइटम होता है कैटेगरी का, यानी जो एकदम परफेक्टली क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो उस कैटेगरी के आइटम्स को, उस नाम को, ठीक है, उसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट हैपन विद द यूज ऑफ थिंकिंग। सबसे पहला होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो आप। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सी दुविधा, कोई बहुत बड़ी सी मुश्किल आ रखी है, उसको सॉल्व करने के लिए आप थिंकिंग कर रहे हो। इस प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब सिंपल सिचुएशन से है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है छोटी बड़ी, उसे हम यहाँ पे एज अ प्रॉब्लम कैसे डील करते हैं, कैसे थिंकिंग के प्रोसेस से हम उसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं या हम उसका जवाब पाते हैं, उसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू समझते हैं। तो इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो सब सोचते हो अपने माइंड में, तो सबसे पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि बाहर हो रही है बारिश, तो मुझे ऑफिस जाना है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, मतलब अब मैं कहूँगी कि जैसे, या एक आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे घर में शादी है, ठीक है। अब शादी है तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी तैयारी करनी है। रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, हम अब बताएंगे कि हमें यार क्या क्या तैयारी करनी है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। यार अभी मुझे केटरिंग भी बुकिंग करनी है, मुझे डेकोरेशन भी बुकिंग करनी है, ठीक है, और वेन्यू भी चेक करना है, बहुत सारी मेन्यू में खाना क्या बनेगा, मेन्यू भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ थर्ड स्टेप इज प्लान द सोल्यूशन। हम प्लान करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि यार केटरिंग के लिए हमने देख लिए सारे ऑप्शंस कि यार कौन कौन से बेस्ट हैं हमारे शहर में, तो हमने वो देखे। डेकोरेशन के लिए हमने देखे, ठीक है। शॉपिंग का हमने एक लिस्ट सी बना ली, कि एक मोटी मोटी लिस्ट कि हाँ भाई मुझे क्या क्या सामान शॉपिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हमने प्लान किया सोल्यूशन को कि हम कैसे करेंगे। नाउ इवैल्यूएट ऑल सोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन बेस्ट बैठ रहा है। जैसे हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए और अच्छा काम भी होना चाहिए, तो हम ऐसे केटरिंग सर्विसेज, ऐसे डेकोरेशन वाले, ऐसे सारे हम सेलेक्ट करेंगे सारे सोल्यूशंस जो हमने एक लिस्ट बनाई है। और हम लिस्ट भी देखेंगे कि यार शॉपिंग करनी है तो उसमें हम कितने कम से कम में कि हमारा बजट भी अच्छा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो, और सब कुछ अच्छा भी रहे, अच्छी क्वालिटी का भी रहे। तो ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करेंगे। नाउ सेलेक्ट वन सोल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। मतलब एक सोल्यूशन को आप सेलेक्ट करोगे कि हाँ दिस इज़ द केटरिंग सर्विसेज दैट वी वांट इन द फंक्शन, तो आप उसको सेलेक्ट करोगे और वो काम आप करोगे। नाउ इवैल्यूएट द आउटकम, ठीक है। जो आउटकम आ रहा है, हम जैसे क्या करेंगे, मैं मान लो मुझे एक पर्टिकुलर केटरिंग सर्विसेज मेरे सारे सारे कैटेगरीज में फिट हुई, मैं चाहूँगी मैं उनका पहले टेस्ट करूँगी खाना। तो मैं ये क्या हुआ, आउटकम को इवैल्यूएट करना। और उस वक्त पे जब उन्होंने खाना बनाया मेरे फंक्शन में, तो मैं खाना टेस्ट करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा तो क्या होगा, रीथिंक एंड रीडिफाइन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस। यानी नेक्स्ट टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए, फॉर एनी सच सिचुएशन वेयर मुझे कोई केटरिंग सर्विस बुक करनी होगी या कुछ करना होगा, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होगा, तो मैं देखूंगी कि जो मैंने जो जो किया था, जो भी काम किया था, मैंने जो सेलेक्शंस किए थे, उनका रिजल्ट कैसा आया था, उनके बेसिस पे मैं आगे भी उनका यूज़ कर सकती हूँ। तो ये हो गया आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम, सबसे यही सिंपल चीज़ें होती हैं यार, डेली ये काम हम कर रहे हैं, बट पढ़ने में, थ्योरी में वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बट सोचो तो क्या, सबसे पहले यही तो होता है कि आप प्रॉब्लम है, फिर आप उसको सोचते हो, फिर आप बहुत सारे और सोल्यूशन सोचते हो, फिर सोचते हो नहीं यार ये वाला ज़्यादा ठीक रहेगा, वो करते हो। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगली बार से वो काम नहीं करेंगे, कुछ और सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। नाउ सम देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमें। पहला होता है मेंटल सेट। मेंटल सेट का मतलब क्या होता है कि जो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है ना, आपको बस वही समझ में आती है, मतलब नई चीज़ें आपको कुछ सोचनी समझनी ही नहीं है। हमारे खानदान में इतने सालों से एक ही केटरिंग सर्विस काम करती आ रही है, तो हम उसी से करवाएंगे। अब चाहे वो मुझे अच्छा खाना दे रही है, क्वालिटी दे रही है या नहीं दे रही, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज मेरे दिमाग में एक ये चीज़ बैठी हुई है कि मैंने, जब उस टाइम पे हमने खाना बनाया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो तब से अब समय बदल चुका है, ठीक है। अब हो सकता है और भी बहुत सारे अच्छे केटरर्स आ गए हों मार्केट में, ठीक है, जो उनसे कम बजट में या उनसे अच्छे क्वालिटी में खाना देते हों, उतने ही पैसों में। या बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ नॉट दिस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको क्या है, नई कुछ
इनोवेशंस भी करने होते हैं, अपने थिंकिंग में भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ, कुछ नए आइडियाज़ लाओ, सोचो समझो। ये नहीं कि जो पहले से दिमाग में बैठा हुआ है बस वही करना है। तो मेंटल सेट होता है कि यानी जो पहले से हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं वो हमें क्या करती हैं, नई चीज़ें सोचने से रोकती हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू एफिशिएंटली सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। ठीक है। फंक्शनल फिक्सेडनेस, इसका मतलब क्या होता है, हमें पता है कि जैसे हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अब हमें क्या है, एकदम हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई कि ये चीज़ तो इसी काम के लिए बनी है, तो हम उसे, या अब जैसे खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं यार कि इस सब्ज़ी में ना यही यही इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, अब ये ऐसे ही बनती है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब मान लो उस वक्त पे मेरे पास वो चीज़ नहीं प्रेजेंट है घर में, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कुछ उसमें जो है वो ट्राई करूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँ कि यार ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा ही टेस्ट की सब्ज़ी बन जाए। ऐसा नहीं है, नहीं, वो वैसे बनती है, वो वैसे ही बनेगी। दिस इज़ फंक्शनल फिक्सेडनेस, कि कोई चीज़ का जो फंक्शन है ना, आपने समझ रखा है कि वो चीज़ उसी काम के लिए बनी है, तो वो उससे सिर्फ वही काम होगा और कोई काम हो ही नहीं सकता। इसका बुक में क्या एग्जाम्पल है, जैसे मेरे को कील जो होती है नेल्स, कील लगानी है कहीं, ठीक है, दीवार पे फोटो टांगनी है। अब मेरे पास अभी हैमर मुझे नहीं मिल रही है, तो मेरे पास क्या है, एक बहुत क्या हार्ड सा कुछ है, हार्ड बुक है, ठीक है, बुक का कवर बहुत हार्ड होता है। मैंने क्या किया, मैंने उसी को लेके और ठोंक डाला कीली दीवार में, काम हो गया मेरा। अब लोग जिनको ये दिक्कत है फंक्शनल फिक्सेडनेस वाली, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे यार ये बुक है, ये पढ़ने के लिए बनी है, कीली ठोंकने के लिए थोड़ी बनी है। उनका काम अटका रह जाएगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ फंक्शनल फिक्सेडनेस, जहाँ पर जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है हम उसी काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जबकि एक्चुअली में क्या है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और भी किसी काम के लिए, बट हम नहीं कर रहे हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन क्या है, अ लैक ऑफ परसिस्टेंस एंड एफर्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन। बहुत कला है आपके दिमाग में, बहुत क्रिएटिव है आप, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है, लेजी लेजी हो रखे हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है लाइफ में, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर हो सकता है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, A1 ग्रेड में पास कर सकते हैं, बट मोटिवेशन ही नहीं है तो आप वो काम ही नहीं करोगे, आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, पढ़ोगे ही नहीं ढंग से, तो काहे को मार्क्स अच्छे आएंगे। तो लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब सारी स्किल्स आपकी वहाँ पर बेकार हो जाती हैं जहाँ पर आप मोटिवेटेड नहीं हो। तो आपको अंदर से बहुत प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, एक उत्साह होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वाओ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू अराइव एट कंक्लूजन्स। तो रीजनिंग में हम दिमाग, रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सुनिए आप, उसमें तो दिमाग लगाते हो, सोचते हो, सोचना इन्वॉल्व होता है उसमें। तो आप क्या करते हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके बेसिस पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आपको उस पर्टिकुलर गिवन इन्फॉर्मेशन में से कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, ठीक है। दिस इज़ रीजनिंग। अब ये भी जो है वो दो तरीके से की जाती है, ये काम दो तरीके से होता है। पहला होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ मैं देख रही हूँ तो मेरा एक, मैं अजम्पशन बनाऊँगी और मेरे अजम्पशन के बेसिस पर मैं उसको जज कर लूँगी कि ये काम जो है वो ऐसे इसलिए हो रहा है, ठीक है। जैसे बुक में जो एग्जाम्पल है वो क्या है एनसीईआरटी में, वो ये है कि एक आदमी है, वो प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे भाग रहा है ट्रेन के पीछे, ठीक है। अब वो क्यों भाग रहा है, तो एक आदमी ने तो ये अजम्पशन उसने देखा हुआ है, क्या उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा या उसके दिमाग में ये बात है कि वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि वो ट्रेन के लिए लेट हो गया है और उसकी ट्रेन छूट रही है, तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा है, ठीक है। अब ये उनका एक अपना क्या है, मेंटल, मतलब उनके मेंटल सेट है ना कि ऐसा होता है, तो उन्होंने अपना पहले क्या, अपना अजम्पशन बना लिया और उसके बेसिस पे सिचुएशन को जज करके कंक्लूजन दे दिया कि हाँ ऐसा इसलिए हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, आप पहले उसका पूरा तह तक जाके उसके बारे में सब कुछ जान के, क्यों क्यों ऐसा होता है, ऐसा किस लिए होता है, नहीं, आप अपनी मर्जी से बस क्या करते हो, एक अजम्पशन बना लेते हो कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा, ऐसा ही होता है, मैं कह रहा हूँ ना इसलिए ऐसा होता है। अब क्या पता वो DDLJ की सिमरन हो, वो क्यों भाग रही है पीछे, ठीक है। तो उनको उससे मतलब नहीं है, वो भाग रहा है तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए ही भाग रहा है क्योंकि वो लेट हो गया है। तो ये उनका अजम्पशन है, इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप पहले सिचुएशन को देखते हो जब, तो आपको पता होता है कि इस सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या सकता है, बिकॉज पहले जब ये सिचुएशन कभी पड़ी होगी ना, तो आपने पहले अच्छे से उसको देखा होगा कि ऐसा करने पे ऐसा होता है, इसलिए क्योंकि आपने देख रखा है कि क्या होता है कि हो सकता है कि वो अपने, उसका कोई रिलेटिव जा रहा हो तो इसलिए वो, और हो सकता है कि वो अपना कोई सामान भूल गया हो और इसलिए वो ट्रेन के पीछे भाग रहा हो। तो ऐसी भी सिचुएशन बिकॉज मैंने पहले देख रखी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे तो सारे ऑप्शंस पता है ना कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि क्यों कोई ट्रेन के पीछे भाग रहा है।
तो मैं उनके बेसिस पे जज करूँगी सिचुएशन को, तो मैं उसके बेसिस पे कंक्लूजन बताऊँगी। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव वाले क्या हैं, वो अपने मर्जी से अजम्पशन बनाते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं होता। जैसे इस फोटो में आप क्या देख रहे हो कि एक आदमी है, औरत है, औरत लग रही है, ईयरिंग पहन रखी है इसने, जो भी है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो कर रही है एक्सपेरिमेंट, क्यों कर रही है, बिकॉज उसके पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक अजम्पशन बनाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने पे हमारा ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वो अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए सही एक्सपेरिमेंट कर रही है, मतलब उसने बता दिया है कि क्या होगा, तब वो कर रही है बाद में एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो बच्चा है वो जो दूसरा बच्चा ही लग रहा है, तो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है। क्या देख रहा है कि पहले मैं देखूंगा कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, इसके बाद फिर मैं अपनी हाइपोथेसिस बनाऊंगा इसके बेसिस पे, कि जब मैं पहले पढ़ लूँगी तब तो मुझे पता होगा ना कि सिचुएशन में क्या होता है। या जैसे आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपको, अब जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, अब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब होता है। जो लोग डिडक्टिव रीजनिंग वाले हैं वो क्या करेंगे, अपने मर्जी से एक लाइन से लेफ्ट टू राइट सारा सॉल्व करते जाएंगे। बट जिन्होंने पढ़ रखा है, उस कॉन्सेप्ट को पहले देख रखा है, जिन्होंने बॉर्डर मास रूल पढ़ रखा है, उन्हें पता होगा ना कि हम पहले क्या क्या, पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करके होता है। वो इंडक्टिव रीजनिंग वाले लोग हैं, जो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड देन दे अप्लाई द इंफॉर्मेशन, दे अप्लाई वॉट एवर, जो भी उनका एक क्या जो उन्होंने सोचा समझा है, ठीक है, उसे अप्लाई करके कंक्लूजन देते हैं। एनालॉजीज होता है एक थर्ड टाइप। एनालॉजीज का मतलब क्या होता है, हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन बता रहे होते हैं, बिकॉज दे शेयर सम कॉमन, कुछ उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्चुअली तो बेस पे वो अलग हैं, सरफेस लेवल पे वो अलग हैं, बट उनके कुछ रिश्ता है जो सेम है। जैसे मैं अपने मम्मी की बच्ची हूँ, तुम भी अपने मम्मी के बच्चे हो, ठीक है। तो हम लोग हैं तो चारों अलग, मतलब मैं, मेरी मम्मी, तुम, तुम्हारी मम्मी, जो भी हैं वो सब अलग हैं, बट रिश्ता जो है मेरा और मेरी मम्मी के बीच में और तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी के बीच में वो सेम है। उसी तरीके से क्या है, वाइट इज़ टू स्नो एज ब्लैक इज़ टू कोल। वाइट और स्नो के बीच में क्या रिश्ता है कि स्नो का कलर वाइट होता है। ब्लैक इज़ टू कोल के बीच में क्या रिश्ता है कि कोल का कलर ब्लैक होता है, ठीक है। तो यही है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो सेम है, बट वो चारों चीज़ें वैसे तो अलग हैं, मतलब वाइट, स्नो, ब्लैक और कोल, इनको अलग अलग पढ़ोगे तो कोई रिश्ता, मतलब कोई क्या कुछ सेम है इन लोग के बीच में, नहीं, ठीक है। तो ये होता है रीजनिंग। नाउ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं। अब जजमेंट क्या होता है, जजमेंट होता है कि पहले सिचुएशन आप देखते हो तो आप एक जजमेंट्स बनाते हो। जजमेंट्स किसी भी चीज़ को लेके, किसी इवेंट को लेके, किसी इंसान के बारे में भी आप अपनी जजमेंट बनाते हो, जो आपका एक अपना ओपिनियन है, जो आप सोचते हो, आपको कैसा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन आपको लगता है तो है ऐसा, ये मेरी जजमेंट कहती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी ये, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सही हो, या हमेशा ऐसा नहीं है कि आप सोच समझ के कर रहे हो किसी को जज। आप नेचुरली भी बहुत सारी चीज़ें जज करते हो, ठीक है, अपने आप। और जजमेंट हमेशा नेगेटिव वाली नहीं होती है कि हम लोगों को जज नहीं करते, हम जजमेंटल नहीं है। जजमेंट पॉजिटिव भी होती है, जजमेंट की ज़रूरत होती है लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस में, ठीक है। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी, और जो भी नॉलेज आपके पास है चीज़ों को लेके, उसके बेसिस पे आप जो है सिचुएशंस को, इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को जज करते हो, और तब आप उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालते हो। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले होते हैं, और उनके बीच में आपको चूज़ करना होता है कि वॉट आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे मुझे अगर जब 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, पीसीएम है, पीसीबी है, ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, ये चार आपको स्ट्रीम्स दी हुई होती हैं, एंड देन यू हैव टू चूज़ बिटवीन देम। तो आप बहुत सारे अपने क्या करोगे, सोच समझ अपनी सारी लगाओगे उसमें, जो भी आपके पास नॉलेज अवेलेबल है। मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस सब्जेक्ट में है, किस स्ट्रीम को पढ़ने में ज़्यादा आगे अच्छे जॉब्स के स्कोप्स हैं, क्या अच्छा जिसमें हो सकता है स्कोप बहुत ज़्यादा उसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो, क्या मैं वो सब्जेक्ट पढ़ भी पाऊँ। पता चले मैंने ले लिया जॉब के चक्कर में, लेकिन मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ, जॉब तो वैसे भी नहीं मिलेगी वो वाली मुझे। हो सकता है जिसमें कम जॉब्स हों, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन, यू अराइव टू अ कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे आप एक डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर, सॉरी 8th चैप्टर का कवर कर लिया है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रिएटिव थिंकिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, और थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह का एक टॉपिक है वो सब करके, और नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से इतना पार्ट समझ में आया होगा। इफ़ सो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके नोट्स आपको PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से जाकर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।